हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर असारस पर। तो जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मैं आप सभी को डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय को पढ़ा रहा हूं और उसमें हमने अभी तक जो हमारा पहला अध्याय है उसको पढ़ लिया है, दैनिक जीवन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसके बारे में जो कुछ भी हमें पहले अध्याय में पढ़ना था वो सब हम पढ़ चुके हैं। और अब हमें आज आज के टॉपिक में पढ़ना है दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र के बारे में। लेकिन आपको पढ़ाने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तब आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जो भी डीएलएड कर रहे हैं। अपने कॉलेज में शेयर कीजिए, अपने और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, ताकि वो भी आसानी से सब चीज़ों को पढ़ लें और अपने एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं हमें दाब तथा वैज्ञानिक यंत्र में क्या क्या पढ़ना है। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब क्या होता है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो वायुमंडलीय दाब क्या है, ये पढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं दाब क्या है। दाब मतलब प्रेशर, जिसको इंग्लिश में प्रेशर कहते हैं। ये दाब क्या है? तो दाब वो होता है जैसे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल दाब कहलाता है। मतलब किसी एक क्षेत्रफल पर बल, जो भी बल लगता है अभिलंबवत बल, उसी को हम दाब कहते हैं। यानी प्रेशर जो होता है हमारा, किसी किसी निश्चित क्षेत्रफल पर, इस एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को ही हम दाब कहते हैं। तो दाब तो चलिए हम समझ गए, प्रेशर जिसको पी से डिनोट करते हैं हम। लेकिन ये वायुमंडलीय दाब क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है इसको हम जानते हैं। तो जैसे ही वायुमंडलीय दाब का सुनते हैं हम, तो हमारे दिमाग में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आप सभी के दिमाग में आ रहा होगा कि इसको हम अपनी भाषा में इसकी परिभाषा क्या दे सकते हैं वायुमंडलीय दाब की। तो वायुमंडलीय दाब की अगर मैं आपसे परिभाषा पूछूं तो आप यही कहेंगे कि वायु द्वारा किसी निश्चित स्थान पर डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाएगा। तो यही इसका अगर आप अपने शब्दों में डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा लिखते हैं, तो आप आसान से शब्दों में लिखेंगे कि वायु द्वारा एक निश्चित स्थान पर डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। मतलब कि किसी एक निश्चित स्थान पर आप जितना वायु वायु जितना दाब दाब डालती है, वही वायुमंडलीय दाब होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए कुछ लिख रखा है कि वायुमंडलीय दाब वह बल है जो पृथ्वी की सतह पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु के भार द्वारा प्रभाव डालता है। वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी एक निश्चित स्थान पर जितना दाब डाला जाता है, वही वायुमंडलीय दाब कहलाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए कि आप सभी जानते होंगे कि इस वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किसी उपकरण का यूज़ तो किया जाता होगा। ठीक है, तो वो कौन सा उपकरण होता है? कभी कभी आपसे बहुविकल्पी में पूछ सकता है कि वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है, देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, अब थोड़ा अगर मतलब ये जो बैरोमीटर है, इससे हम वायुमंडलीय दाब को नापते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम थोड़ा और ऊपर की बात जाने और थोड़ा और अंदर की बात जाने, तो इस बैरोमीटर में भी, हालांकि आपसे वो चीज़ नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में तो आएगा कि वायुमंडलीय दाब को कैसे नापते हैं, तो आप यही बताएंगे कि हम बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को नापा जाता है। लेकिन आप अगर किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको पता होगा, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे, कि इस बैरोमीटर के अंदर भी पारा, एक पारा करके आता है, तो उसी पारे से हम इसको नापते हैं। ठीक है, लेकिन हमें ये जानना है कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, तो चलिए आपने डेफिनेशन जान लिया, फिर हम वायुमंडलीय दाब को किस उपकरण से नापते हैं वो हमने जान लिया। ठीक, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं, देखते हैं मैंने आप लोगों के लिए क्या आगे लिख रखा है। तो अगर हमने वायुमंडलीय दाब को जान लिया, दाब को जान लिया, तो एक चीज़ और हमारे ध्यान में आता है कि वायुमंडल क्या होता है। हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए कि वायुमंडल क्या होता है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में नहीं आई है तो फिर भी आप, मैं कह रहा हूँ, आप सोचिए एक बार कि वायुमंडल क्या होता है। तो देखिए वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल वही होना चाहिए कि जैसे पृथ्वी को जो चारों तरफ से घेरे रहता है, उसी को वायुमंडल कहते हैं। अब देखिए इसको सही शब्दों में कैसे लिख सकते हैं, डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं।
देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है और पृथ्वी के चारों ओर यह वायु का आवरण वायुमंडल कहलाता है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है वो चारों तरफ से वायु से घिरी हुई है, वायु का आवरण है उसके चारों तरफ, और यही वायु का जो आवरण है उसी को हम वायुमंडल कहते हैं। जो हमारी पृथ्वी चारों तरफ से वायु से घिरी है, इसी वायु से घिरे हुए आवरण को ही हम वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने वायुमंडल भी जान लिया होगा, वायुमंडल क्या होता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप एक बार फिर से पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा, और नहीं भी समझ में आता तो आप फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने वायुमंडल दाब जान लिया, दाब क्या होता है ये जान लिया, वायुमंडल दाब को किस उपकरण से हम नापते हैं मापते हैं वो जान लिया, और फिर वायुमंडल क्या होता है ये हमने जान लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं। अब पी क्या है, जैसे प्रेशर, इंग्लिश में हम दाब को प्रेशर कहते हैं, तो वही पी है। तो यानी हम दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं, ये भी जान लिया हमने कि दाब को पी से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं कि इसका मात्रक क्या हो सकता है। अब मात्रक भी कई तरीके से होते हैं, एसआई पद्धति में या सीजीएस पद्धति में या एमकेएस पद्धति में। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। दाब का मात्रक एसआई पद्धति में पास्कल होता है। देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि दाब का मात्रक एसआई पद्धति में पास्कल होता है। ठीक है, तो अगर आपसे मात्रक दाब का मात्रक पूछे एसआई पद्धति में तो आप पास्कल बता सकते हैं, ये एसआई पद्धति में होता है। तथा सीजीएस पद्धति में डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं कि जो हमारा दाब का मात्रक एसआई पद्धति में होता है वो पास्कल होता है, और सीजीएस पद्धति में डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद सूत्र देखते हैं कि दाब का सूत्र क्या हो सकता है, फार्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को मैंने बताया कि दाब को हम पी से डिनोट करते हैं। ठीक है, दाब को हम पी से डिनोट करते हैं, ये रहा। और दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। अब बल को हम, जो फोर्स हमारा होता है, बल होता है, उसको हम एफ से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया होता है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, मतलब बल जो लगने वाला बल है वो, और कितने एरिया पे लग रहा है वो। तो ये हो जाएगा हमारा जो सूत्र बन के आएगा वो आएगा दाब बराबर पी बराबर बल बटा क्षेत्रफल, और इसको हम सांकेतिक भाषा में लिखेंगे तो पी बराबर एफ अपान ए, ये हमारा दाब का सूत्र निकल कर आएगा। तो आप ये दाब का सूत्र भी याद कर लीजिएगा, अगर आपसे दाब के बारे में पूछे और सूत्र पूछे तो आप उसको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलिए हम देखते हैं एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक क्या हो सकता है। एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो आपको ये दो तीन चीज़ें याद रखनी होंगी कि दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, और एसआई पद्धति में पास्कल होता है दाब का मात्रक, सीजीएस पद्धति में डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब होता है, और एमकेएस पद्धति में दाब का मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वायुमंडलीय दाब वायुमंडल और उसके मात्रक, ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके आगे हमें क्या पढ़ना है इसमें। तो देखिए इसमें अभी ये है कि कुछ चीज़ें पूछ देती हैं आपसे। 1 पास्कल बराबर क्या होता है। तो देखिए 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, याद रख लीजिएगा। फिर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर होता है 10 डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक दो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जो हमारे इस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में दे रखा है, वो है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, मतलब एक्शन रिएक्शन लॉ। अब ये क्या है, इसका नाम सुनते ही आपको तुरंत याद आता होगा कि ये न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित होगा। तो जैसे कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम है वो आपके न्यूटन के तृतीय नियम से संबंधित है। अब तृतीय नियम क्या है, आप सभी ने सुन रखा होगा, किसी ने जिन्होंने भी थोड़े बहुत पढ़ा होगा तो उनको न्यूटन के तृतीय नियम के बारे में पता होगा कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर इसको हिंदी में कहें तो हम जो भी क्रिया करते हैं ठीक उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ठीक है, अब इसको कैसे अगर लिखना हो हमें तो वो हम कैसे लिख सकते हैं।
देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख रखा है, जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो, जितना बल एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लगाता है उतना ही बल दूसरा वस्तु विपरीत दिशा में लगाता है। मतलब कि मान लीजिए कोई एक वस्तु है, वो वस्तु दूसरे वस्तु के, मान लीजिए कोई एक दो वस्तु हैं जो एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो जितना बल एक वस्तु दूसरे वस्तु पर लगाएगा तो उतना ही बल दूसरा वस्तु अपनी विपरीत दिशा में यानी उस पहले वस्तु के तरफ बल लगाएगा। ठीक है, तो यानी जो एक वस्तु होगी वो दूसरे वस्तु के ऊपर जितना बल लगाएगी उतना ही बल दूसरी वस्तु भी उसके ऊपर लगाएगी। तो यही हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अब आप इसको आसानी से कैसे समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, वो मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिएगा कि इसे प्रतिवर्ती क्रिया भी कहा जाता है। मतलब ये जो न्यूटन का तीसरा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, उसको हम प्रतिवर्ती क्रिया भी कहते हैं। ये आप जरूर जान लीजिएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे होगा, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने उदाहरण लिख रखा है आप लोगों के लिए। फुटबॉल को पैर से किक मारने पर पैर में चोट लगती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि फुटबॉल को पैर से किक मारने में, जिन्होंने भी फुटबॉल खेला होगा उनकी समझ में आ रहा होगा कि आप देखेंगे एक फुटबॉल एक वस्तु है और आप अब किक मारते हैं तो आपका पैर दूसरा वस्तु हो गया। जब वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, जब आप फुटबॉल पे लात मारते हैं तो देखते हैं कि फुटबॉल तो आगे बढ़ता ही है, उस पर बल लगता है, वो तो आगे चला जाता है, लेकिन आपके पैर पे भी उस फुटबॉल जो वस्तु है फुटबॉल, उसका बल लगता है, तो आपके पैर में हल्का दर्द उत्पन्न होता है। तो वो जो फुटबॉल है दूसरी वस्तु है, वो आपके पैर पहली वस्तु पर अपनी क्रिया दे रही है, विपरीत प्रतिक्रिया दे रही है। तो यही हो गया न्यूटन का तृतीय नियम। यहाँ पे आपको न्यूटन का तीसरा नियम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि जैसे ही आप फुटबॉल को किक मारेंगे, फुटबॉल तो आगे जाएगा लेकिन चोट आपके पैर पे भी लगेगी। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा एक एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे लिख रखा है, बंदूक चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। अब जिन्होंने बंदूक चलाया होगा उनको पता होगा, और जिन्होंने नहीं पर चलाया होगा, कहीं पढ़ा होगा, तो उन्होंने भी देखा कि ये जो बंदूक चलाने वाली प्रतिक्रिया है जिसमें इंसान को पीछे की तरफ धक्का लगता है, ये भी न्यूटन के तृतीय नियम का एग्जाम्पल है। कि जैसे ही किसी ने बंदूक का जब ट्रिगर कोई दबाता है तो अचानक से उसे थोड़ा झटका लगता है और वो पीछे की तरफ आता है। तो यही न्यूटन के तृतीय नियम को यहाँ पे भी न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको न्यूटन का तृतीय नियम भी समझ में आ गया होगा और वायुमंडलीय दाब भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद जो भी आपके सिलेबस में है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हर चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और जो चीज़ नहीं समझ में आई होगी आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको तुरंत बताएंगे या फिर अगली वीडियो में आपको अच्छे से बता दिया जाएगा एक बार फिर। लेकिन आपको एक बार में नहीं समझ में आता तो कोशिश कीजिएगा एक बार और पढ़िए, ताकि आसानी से आपकी चीज़ें सारी समझ में आ जाएँ। और फिर इस दूसरे अध्याय में जो कुछ बचा है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इतना पढ़िए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल की घंटी बजाना मत भूलिएगा, जिससे हम जैसे ही अगला वीडियो लेकर आपके पास आएंगे वो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।